ओके, सो वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर एडोलेसेंस और आने वाले चेंजेस। एडोलेसेंस, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक ऐसी उम्र जिसको हम टीन एज के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो चेंजेस कई तरीके के होते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था किस तरीके से हेयर में दो तरीके से चेंजेस होते हैं। वैसे तो एक तो होता है एक्सटर्नल चेंज, एक होता है बॉडी के अंदर चेंज, है ना। एक्सटर्नल चेंजेस में हमने पढ़ा था कि जो चीज हमें दिखाई देती है, जैसे दाढ़ी का आना। एडम्स एप्पल के बारे में हमने पढ़ा था कि एडम्स एप्पल में उभार आ जाता है लड़कों में, लड़कियों में नहीं आता। लड़कों की वॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, लड़कियों की वॉइस पतली हो जाती है, पिच पतली हो जाती है उनकी, है ना, पिच लाउड हो जाती है उनकी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा एक बार गो थ्रू करना हो तो इस वीडियो से पहले पुरानी वाली वीडियो जो हमारी एडोलेसेंस पार्ट 1 नाम से है, जब हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे क्लास 7 का एक कॉलम है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जिन्होंने क्लास नहीं ली है। आज की क्लास में हम प्यूबेरिटी के बाद का पढ़ेंगे। प्यूबेरिटी एक ऐसा एज होता है बच्चे, इस एज में जो है बॉडी में चेंज आने शुरू होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं प्यूबेरिटी। स्क्रीन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे, डार्कर कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं डार्क वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। प्यूबेरिटी, तो प्यूबेरिटी का मतलब होता है बच्चे, प्यूबेरिटी इज इक्वल टू एडोलेसेंस, दोनों बराबर है। प्यूबेरिटी का मतलब होता है बॉडी में जब चेंज आना शुरू हो जाए, हमारी बॉडी में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, हिंदी में अगर मैं कहूं तो प्यूबेरिटी वही एज है। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, प्यूबेरिटी क्या है, तो आप इसमें ये कह सकते हो कि जब बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बढ़ने लग जाते हैं और बॉडी अडल्ट होने लग जाती है, तो इसका मतलब आप प्यूबेरिटी में आ चुके हैं। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि प्यूबेरिटी वो स्टेज है जब बंदा जो है, बच्चा जो है, वो अपने एज को क्रॉस करके वो चला जाता है, टीनेज में चला जाता है, टीनेजर हो जाता है। इसमें बॉडी में दो चेंज आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज आते हैं, और बॉडी कैसी हो जाती है, रिप्रोडक्शन के लायक हो जाती है। यानी कि हम अभी संतान को जन्म देने के लिए इसके बाद वाली स्टेज में, जैसे ही प्यूबेरिटी खत्म होगी, हम रिप्रोडक्शन स्टेज में आ जाएंगे, यानी हम नए पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं, कैपेबल हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्यूबेरिटी में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं, चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, जिससे आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ, अब हम नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, न्यू जनरेशन को तैयार करने की कैपेबिलिटी। न्यू जनरेशन मतलब जैसे कि हम अपने पिताओं से, है ना, और माताओं से आए हैं, तो उसी तरीके को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस इज मार्क्ड नॉट ओनली बाय ऑब्जर्वेबल चेंजेस बट आल्सो बाय इंटरनल चेंजेस। तो मैंने अभी बताया एडोलेसेंस में दो तरीके से चेंजेस आते हैं, एक होता है बॉडी के अंदर और एक होता है बाहर। बाहर वाले जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, ये विजिबल होते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये दिखाई नहीं देते हैं, ये इनविजिबल होते हैं। तो इनविजिबल वालों का हम कैसे पता लगाएंगे कि चेंज आ गया है बॉडी में अब? तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स की बॉडी में चेंज जब आता है तो उनकी बॉडी के अंदर वो वाले, देखो एग, जब मैं बोलूं वर्ड तो इसका मतलब एग वो वाला नहीं होगा जो रिलेट करेगा, जो जानवर एग्स देते हैं उस वाले से रिलेट नहीं करेगा। ये एग सेल्स दूसरे होते हैं, ये एग दूसरे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं। बोथ बॉयज और गर्ल्स दोनों में चेंज आते हैं इस उम्र में। ठीक है, इसमें हम बेसिकली रिप्रोडक्टिव यानी सेक्सुअल चेंजेस की बात करें। सेक्सुअल चेंजेस का मतलब होता है मेल और फीमेल में अलग अलग चेंज आना, मेल और फीमेल में, ये सबकी बॉडी में आता है। ठीक है, और ये बहुत नेचुरल है, ये कोई ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जिसको देख के घबराया जाए, जिसको देख के लगे कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है, नहीं। दीज चेंजेस आर नेचुरल, टोटली नेचुरल। ये हजारों साल, लाखों साल से चला आ रहा है इंसान के शरीर में चेंज, और आगे आने वाले सालों तक भी चलता रहेगा। ये सबके साथ होता है, इस पृथ्वी में सबके साथ, जितने ह्यूमन बींग्स हैं सबके साथ होता है। ठीक है,
ये चेंजेस क्या होते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों में आते हैं और ये पूरे नेचुरल होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी और हम नेक्स्ट जनरेशन को जन्म नहीं दे पाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन बन ही नहीं पाएगी और इंसान की पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो इंसानों में रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि वो अपना बैलेंस बनाए रखे इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नए संतान पैदा नहीं होगी, नए बच्चों का जन्म नहीं होगा, तो उससे इंसानों की पीढ़ी वहीं रुक जाएगी और एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे करके खत्म भी हो जाए। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल्स में इनविजिबल में। हमने पढ़ा इनविजिबल विजुअल होता है, फीमेल्स में एक होता है जिसको हम कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल। मेंसुरेशन साइकिल, ये मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है, देखो जब फीमेल की बॉडी एक एज को क्रॉस कर लेती है उसके बाद उनके ओवरीज में एग्स बनने लग जाते हैं। ये एग्स जब फर्टिलाइज नहीं होते हैं, फर्टिलाइज का मतलब सबका मतलब बताऊंगा, चल रहा हूं, जब इन एग्स के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये 28 से, या फिर हम ये कह सकते हैं 28 भी नहीं, जैसा आपकी बुक में लिखा है वो मैं बता देता हूं, 21 से 35 दिन के अंदर ये फीमेल की बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये ब्लड के साथ बाहर निकलता है, ब्लड के साथ निकलता है, तो इससे उनके बॉडी में ब्लड की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो इस एज में आने के बाद फीमेल्स को न्यूट्रिशन अच्छा लेना चाहिए, अच्छे भोजन करने चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब मैं इसे समझाता हूँ। देखो क्या होता है, फीमेल की बॉडी में कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट उनको बोलते हैं जिनसे हम न्यू जनरेशन को जन्म देते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक स्थान होता है जिसको ओवरीज कहते हैं। इस तरीके का स्थान होता है, यहाँ पे ओवरीज होता है, ये इंटरनल पार्ट है, बॉडी के अंदर का पार्ट है, या ओवरीज होता है। यहाँ क्या बनते हैं, एग्स बनते हैं। ये एग्स हर 21 से 35 दिन के अंदर बनते हैं। मैंने 21 से 35 दिन क्यों बोला, या इस बुक में 21 से 35 दिन क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है कि हर इंसान की बॉडी अलग है। ठीक है, तो बॉडी के हिसाब से किसी का 21 दिन में, किसी फीमेल का 22, किसी का 28, किसी का 30, अलग अलग टाइम पीरियड से होता है। और ये हमेशा बदलता रहता है, हर मंथ में इसका साइकिल चेंज होता रहता है। कभी ये 21वें दिन आ जाता है, कभी ये 30वें दिन आता है, डिपेंड करता है कि हेल्थ कैसा है। अच्छे हेल्थ से इसका एक बैलेंस बना रहता है, रूटीनल। तो मैंने बताया ये फीमेल का इंटरनल पार्ट है और इसमें इसको हम बोलते हैं ओवरीज। इस ओवरीज में से निकलता है एग सेल। अब इस एग सेल को मेल का स्पर्म सेल नहीं मिलता है, स्पर्म सेल्स नहीं मिलते हैं, तो ये क्या करता है, ये अब किसी काम का नहीं रहा उस बॉडी के अंदर, ये उस बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर किसी काम का नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, बॉडी से बाहर आ जाए। ठीक है, ये 21 से 35 दिन के अंदर लगातार होता रहता है और ये लगभग किसी में एज जो है, इसकी कोई एज नहीं है। आजकल तो ये 10 साल से भी स्टार्ट हो जाता है, 11-12 साल से भी स्टार्ट हो जाता है, 13 साल में भी आता है और ये चलता है लगभग 45 ईयर तक, 45 साल की उम्र तक चलता है। ठीक है, जब ये बेटा स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मैंने नाम दिया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और जब ये खत्म होता है तो इसको बोलते हैं मेन्यूपॉज। ये 45 साल की उम्र के आसपास खत्म हो जाता है, एग सेल बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, एग, फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, ये एडोलेसेंट गर्ल्स में होता है, इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ये 28 से 30 दिनों के अंदर होता है, कभी कभी ये 21 से 35 दिन, जैसा कि मैंने बताया बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है फीमेल की बॉडी से, ब्लड बाहर आता है खून के रूप में, जो एग सेल्स होते हैं वो बाहर आते हैं बॉडी के हर 28 से 30 दिन में। तो ये बहुत थका देने वाला प्रोसेस है, मतलब बहुत डिमोटिवेशन वाला प्रोसेस है, मेंटली वाला, थोड़ा मेंटल भी प्रेशर पड़ता है इसमें। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस है
पर इसमें जब हम अपने अच्छा खाएंगे, है ना, अच्छे तरीके से पानी पिएंगे, तो जब जाके ये चीजें सही तरीके से होंगी। ठीक है, और ये कोई श्राप नहीं होता, ये कोई अभिशाप नहीं होता, ये कोई गंदी चीज नहीं होती है। ये होता है, ये बॉडी, मैंने कहा ना हर इंसान की बॉडी है, और बॉडी अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर बॉडी इस तरीके से काम नहीं करेगी तो ये नेचुरल नहीं है, इसका मतलब अननेचुरल हो गया ये। और अननेचुरल का मतलब है बीमार होना। ठीक है, चीजें बीमारी का रूप ले लेती हैं, तो इट इज वेरी नेचुरल। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। किसी किसी में, अच्छा ये कितने दिन चलता है, मान लो किसी का 21 दिन में आ गया, किसी का 30 दिन में आ गया। इट्स फॉर ओनली फीमेल बॉडी, नॉट फॉर मेल बॉडी। फीमेल बॉडी में होता है ऐसा सिर्फ। तो 21 से 35 दिन के अंदर आएगा मान लो, तो ये चलता कितने दिन है, बेसिकली ये 3 दिन चलता है। और जैसा कि मैंने कहा डिपेंड करता है बॉडी के हिसाब से, तो 3 दिन से लेके 7 डेज तक भी चल सकता है। तो 7 डेज जिनकी बॉडी, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जिनके 7 डेज चलता है, तो 7 डेज लगातार बॉडी से ब्लड आ रहा है बाहर, तो 7-7 दिन, तो वो शरीर और कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि अपने सेहत का खासा ध्यान रखना चाहिए, फीमेल को खासकर। सम गर्ल्स में फील पेन और डिस्कम्फर्ट, कुछ लड़कियों को बहुत ज्यादा दर्द होता है इससे, पेट के निचले हिस्से में, इस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा इन दिनों में, बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन पार्ट में, यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 से 55, और ये कब तक चलता है, किसी का 45 साल में बंद हो जाता है और किसी का 55 ईयर तक। तो जिस ईयर में बंद होता है उसको बोलते हैं मेन्यूपॉज, मेन्यूपॉज बोलते हैं, और जब स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, इस तरीके से। इसके बारे में पुराने समय में बहुत सारे मिथ थे। मिथ का मतलब होता है गलत धारणाएं, अफवाहें समझ लो इन्हें आप साधारण भाषा में, जो हम किसी चीज के बारे में गलत सलत अफवाह फैला देते हैं। पुराने समय में क्या था, बिलीव की ये, इससे फीमेल में जब ये स्टार्ट होता था तो उससे डर आ जाता था, उनके अंदर शर्म आ जाता था, यहाँ तक कि उन्हें गिल्ट होता था बहुत ज्यादा। और ये जब शुरू होता था तो पता है उस समय पे किसी पूजा पाठ में हिस्सा नहीं ले सकती महिलाएं, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती। तो ये सारा मिथ है, इस सबको आप उस चीज से रिलेट ना करें। हम एक न्यू जनरेशन में है, इससे किसी भी खाने, इवन दो पहले पुराने टाइम पे तो रसोई घर में भी नहीं जाने दिया जाता था महिलाओं को, इस समय रसोई से भी दूर रखा जाता। लेकिन ये सारा का सारा मिथ है, इसको हम मिथ या टैबू कहते हैं। टैबू क्या होता है, कोई एक गलत चीज जो एक लंबे समय तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, कोई गलत चीज जो एक लंबे समय तक फॉलो करते आए हैं, उन्हें हम टैबू बोलते हैं, टैबू। ठीक है, वो चीज गलत हो तो उसे हम टैबू बोलते हैं। ये मिथ या टैबू था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया, अब आपने पढ़ लिया, अब आपने चीजों को जान लिया कि ये क्या है, ये नेचुरल है, तो हमारे मन का मिथ दूर हो गया ना। लेकिन अगर हमें कोई बताता है ऐसे ही, तो फिर हम इसके बारे में गलत धारणा बना लेते, गलत कंसेप्ट बना लेते, या इसे मजाक का विषय भी बना सकते थे। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं ये बहुत नेचुरल है और नेचर में ऐसा होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा तो बाद में दिक्कतें ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो दिस इज रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। तो जिन फीमेल के साथ ऐसा होता है वो उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आ जाती है, वो नई जनरेशन को जन्म दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। मेरा मेन काम है समझाना, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर आपको याद करना है। लास्ट वाले पेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आने वाला है, जैसे मैंने प्यूबर्टी बताया एंड आफ्टर मैथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट। तो एडोलेसेंस में क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस रिप्रोडक्शन को बढ़ाते हैं हमारे। क्योंकि देखो बेसिकली जो चेंज है वो उसका पूरा पूरा मेन मोटिव ही यही है कि इंसान को क्या बनाना, इंसान को अडल्ट बनाना। अडल्ट भी क्यों बनाना, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, मेन फंडामेंटल ही है। ओके, चलिए, तो अब हमारे पास जो एक नया टॉपिक है 6.3। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा कि जैसे कोई एक चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो उसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है कि वो क्वेश्चन नहीं आते डायरेक्टली जो बुक के लास्ट में दिए होते हैं, है ना, अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, ये वाला हमारा टॉपिक आज की क्लास का एक और टॉपिक होने वाला है। इसमें हम ये पढ़ेंगे
कि जब हम बड़े होते हैं, जब हम अडोलेसेंट में आते हैं, तो हमारे बिहेवियर में क्या चेंज है? हम क्यों गुस्सा करने लग जाते हैं? हम क्यों थका हुआ महसूस, स्ट्रेस महसूस करते हैं, या अचानक एनर्जी आ जाती है, अचानक ही चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा क्यों आता है, और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम? ठीक है, तो इस मोमेंट में ये है हमारे पास, देखो, हमारा बिहेवियर हमारे क्लासमेट्स के साथ, हमारे और दोस्तों के साथ, या दूसरे आस पड़ोस नेबरहुड के दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हमारा बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। हम गुस्सा होते हैं तो बहुत लंबे समय तक गुस्सा हो जाते हैं, है ना? ऐसा दोस्ती टूटने वाला हिसाब किताब हो जाता है कि चल तेरे तो दोस्ती टूट गई, वो वाला सीन है। तो ये जो चेंज है, इनको हम एक्साइटिंग, कंफ्यूजिंग, या दोनों कह सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपके पास, इसमें सबसे पहला वर्ड है इमोशनल चेंज में आपके मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब है अचानक गुस्सा आना, है ना, या फिर अचानक एकदम से मन नहीं करना काम करने का, चिड़चिड़ापन हो जाना। तो ये बहुत नॉर्मल है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपनी हॉबीज बनानी है। हॉबीज बनाना मतलब जैसे आप म्यूजिक गा सकते हैं या सुन सकते हैं, गार्डनिंग अगर करें आप, गार्डनिंग सबसे बेहतर है। गार्डनिंग गार्डनिंग अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है, अगर आप गार्डनिंग करना सीख गए, तो इससे गुस्सों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। गार्डनिंग सबसे बेहतर चीज है। उसके अलावा भी चीजें हैं, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो गुस्से वाले स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, जैसे कि रेसलिंग, जूडो, जिसमें 1-to-1 होता है, टैक्टिक्स वाले गेम में नहीं। बाकी अगर आपको थोड़ा, अगर आप भागने वगैरह में तेज हैं, तो आप रनिंग वगैरह, है ना, साइकिलिंग वाली गेम्स, या और भी कराटे, ताइक्वांडो, बहुत सारी गेम्स होती हैं। तो एक आप अलग चीज पाल सकते हैं, गेम का हुनर पाल सकते हैं। इससे आप मूड स्विंग नहीं होगा। आप डांसिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, वो भी बुरा नहीं है। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और जब आप नई नई थे, ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं, पेंटिंग, ये भी अच्छा होता है खुद को शांत रखने के लिए, पेंटिंग। ठीक है, इससे आप क्रिएटिव बनोगे। इस ये उम्र होना चाहिए, किसी न किसी गेम में आपको होना ही चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। स्कूल में कोई गेम हो रहा है, कुछ हो रहा है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसके लिए तैयारी करो, उसमें पार्टिसिपेट करो। ये बहुत अच्छा होता है। ये नहीं कह रहे नहीं छोड़ना यार, ऐसा नहीं। अगर इस टाइप वाले बच्चे हो तो भविष्य खराब है तुम्हारा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। बच्चे को पार्टिसिपेशन, हारना एंड जीतना इज अ सेकेंडरी थिंग, दूसरी बात है। मैं बिना पार्टिसिपेट किए ये सोच लूं कि मैं हार जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं पहले ही हार गया। जो पार्टिसिपेशन करके हारता है, तो इसका मतलब कम से कम वो उन बच्चों से तो अच्छा है जिसने ये सोच के नहीं पार्टिसिपेट किया कि मैं हार ही जाऊंगा। वो तो पहले ही हार गया जिंदगी में, है ना। पार्टिसिपेट करके हारेंगे तो हमें ये पता लगेगा ना कि हमें कमी क्या है, फिर उसको हम सुधारेंगे। हम ड्राइंग कंपटीशन होता है उसमें जा सकते हैं, ऐसे कंपटीशन होता है, म्यूजिक कंपटीशन होता है ना। उसके अलावा लेक्चर जैसी चीजें होती है, क्लास में भाषण देना होता है, स्पीच कॉम्पिटिशन होते हैं। ठीक है, गेम्स होते हैं, रनिंग वगैरह के जोनल गेम्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो खुल के। आपका बिहेवियर आपको चेंज होने के मिलेगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन, इसमें आपकी बॉडी में सेंसिटिविटी आती है, कंपैशन, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क। जब अगर आपके इमोशंस स्ट्रॉन्ग है, यानी अगर आपको गरीब को देख के एकदम लगता है कि अरे यार बिल्कुल, या इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो आपको चैरिटी वाली चीजें या एनजीओ के साथ मिलना चाहिए, या सोशल वर्क करना चाहिए। इससे हमारा मोटिवेशन और हाई होता है, हम लोगों की मदद कर पाते हैं। और अगर कोई दूसरा है तो उसके लिए अलग अलग है। तो अभी मैं एक गाइडेंस के रूप में मैं पूछता हूँ कि किसी का क्या इमोशन है, या आप अपने एल्डर से बात कर सकते हैं कि आपका ये हो रहा है, तो इसके लिए क्या सलाह देंगे वो, तो ये बेटर रहता है। अगर आप अपने आप में रह गए तो छोड़ दें यार, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, छोड़ना, मेरे से नहीं होगा, फिर आप नहीं कर पाओगे, कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप पॉजिटिव रूप में लोगे कि नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं इस चीज को कर लूंगा, ये मेरे बस की है। इवन दो एक एग्जाम के बारे में भी, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एग्जाम कोई फॉर्म भरने को तो कहते हैं सर छोड़ो ना, हमसे नहीं होगा, तो वो तो आपसे होगा भी नहीं, आपने बोल ही दिया, अब तो और नहीं होगा, है ना।
तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं, एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। हर चीज में आपको, और हर चीज में तो नहीं कूदना है, पहले अपनी एबिलिटी पहचानो कि आपका मन क्या कर रहा है, और वैसा कोई कंपटीशन हो तो उसमें जरूर जाओ। ठीक है, अगर म्यूजिक सीखने का है तो म्यूजिक सीखो, ड्राइंग सीखने का मन है, आर्ट सीखने का मन है, सीखो। घर वालों को बोलो कि मेरा मन है, लेकिन ये नहीं कि 2 दिन सीखा और तीसरे दिन मन बदल गया, नहीं। अगर आर्ट सीखने का मन है तो पहले घर में प्रैक्टिस करो उसको, महीने 2 महीने 3 महीने। या डांस सीखने का मन है तो पहले खुद से करो, घर में देख देख के सीखो। उसके बाद जब आप सीख जाओ तब आप घर वालों को बोलो कि हाँ ज्वाइन करवा दो, क्योंकि मैं सीख पा रहा हूँ। ये नहीं कि क्रिकेट सीखना है चले गए क्रिकेट एकेडमी में, 2 महीने बाद वहां कोच ने रनिंग करवा दी अच्छी खासी, बस थक गए, घर आके बोले मम्मी कल से मन नहीं कर रहा। तो ये वाला नहीं होना चाहिए इसलिए। पहले उसे आपको खुद पर्सनली करना है। जैसे आर्ट करने का मन है, म्यूजिक करने का मन है, तो आप गा रहे हो, गा के देख रहे हो क्या गलती कर रहे हो, दूसरों को बता, तब जाके आप लगोगे ना, किसी की हेल्प लोगे। खुद का मन ही नहीं है। अगर किसी का स्पोर्ट्स में जाने का मन है तो सुबह उठना जल्दी सीखे, स्कूल से पहले 1 घंटे अपना एक्सरसाइज करे, फिर स्कूल में जाए, स्कूल में गेम पीरियड में पीटीआई से बात करे कौन सा गेम कैसे होता है, मुझे इसमें पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको 1 बार पीटीआई मना कर देगा, 2 बार मना कर देगा, 3 बार मना कर देगा, 10 बार मना कर देगा, लेकिन 11वीं बार वो हाँ कर देगा। ठीक है, मैं खुद एक फिजिकल टीचर हूं तो मुझे मालूम। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है चीजें। ओके, तो ये हमारे इमोशंस है। तो इमोशंस क्या है, आपको शेयर करने हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने हैं। अगर आप कुछ फील करते हो, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो सबसे पहले किसी को बताओ ना बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पेरेंट्स को बता सकते हो, अपने टीचर्स को बता सकते हो, लेकिन पेरेंट्स को जरूर बताएं। कोई भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही हो, आपको किसी चीज को लेकर कोई पिंच हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो पहले पेरेंट्स को बताओ, वो सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये एडोलेसेंस में अगर आपके साथ हो भी रहा है तो ये बहुत नॉर्मल है, इसको गलत तरीके से नहीं लेना। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, जैसा मैंने आपको कीवर्ड बताया, अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा आपका डेली रूटीन। अगली क्लास में हम कुछ फूड के बारे में पढ़ेंगे जो हम अडल्ट होने के साथ साथ ले सकते हैं, वो हेल्दी फूड्स हमारे काम आ सकता है। ओके, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास। इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate